नमस्कार। 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो बड़ी खबर इस वक्त फतेहपुर से आ रही है, जहां पर उमर गौतम का कौशाम्बी कनेक्शन भी अब फतेहपुर में सामने आया है। फतेहपुर के बाद कौशाम्बी से बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दायरे में कौशाम्बी का मदरसा आया है सामने। मदरसे में हिंदू बच्चों को तालीम की खबर आप सुनाई दे रही है कि यहां पर मिलती थी। विदेशी मौलवी हिंदू बच्चों को तालीम देते थे। लोकल इंटेलिजेंस ने सौंपी है एटीएस को रिपोर्ट। तो अब एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है एटीएस की तरफ से, और जो लोकल पुलिस है वो भी अपनी तरफ से लगातार एटीएस को फीडबैक दे रही है। अब कौशाम्बी कनेक्शन भी सामने आया है। उमर गौतम का कौशाम्बी कनेक्शन, फतेहपुर के बाद कौशाम्बी में भी बड़ा खुलासा हुआ है। धारा सिंह इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। धारा, क्या खबर मिल रही है? किस तरह से यहाँ पर उमर जो यहाँ पर बच्चे थे उनको किसी न किसी से धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था? जी बता दें कि अवैध धर्मांतरण के मामले में एडीजीएलओ ने 27 जिले को कप्तान को पत्र जारी किया है, जिसमें फतेहपुर व कौशाम्बी जिला भी शामिल है। फिलहाल पुलिस की जांच में बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि उमर गौतम कौशाम्बी के एक बहुचर्चित मदरसे में भी जाया करता था। बताया जाता है कि उस मदरसे में विदेशी मौलवी आया करते थे, जो मुस्लिम बच्चों के साथ साथ हिंदू बच्चों को भी इस्लामिक तालीम दिया करते थे। ऐसे ही लोकल इंटेलिजेंस। तो फतेहपुर और कौशाम्बी से खबर बिल्कुल आ रही है। उधारा बता रहे कि किस तरह से वहां पर हिंदू बच्चों को भी तालीम दी जाती थी कुरान की। इसके अलावा और क्या जानकारी, धारा? बता दें कि इस पूरे मामले में जब यह मामला उभर कर सामने आया कि फतेहपुर के अलावा उमर गौतम कौशाम्बी के एक मदरसे में भी जाया करता था, जहां से उसके संपर्क में कुछ विदेशी मौलवी थी, जो कौशाम्बी के इस मदरसे में आकर मुस्लिम बच्चों के अलावा हिंदू बच्चों को भी इस्लामिक तालीम दिया करते थे। फिलहाल लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद कौशाम्बी और फतेहपुर की पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की जांच के दौरान क्या कुछ निकल के सामने आता है। बिल्कुल। तो लोकल पुलिस भी एटीएस की जांच में सहयोग कर रही है, और इस तरह की खबरें अलग अलग जगहों से आ रही है। धारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं पर इस तरह की खबर कानपुर से भी आई, जहां पर 8 लोग उमर गौतम के संपर्क में थे, और बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 8 कट्टरपंथी उमर के संपर्क में थे। उमर की सभाओं के लिए ये भीड़ जुटाने का काम करते थे। धर्मांतरण की साजिश का इन पर आरोप है। एटीएस और क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में इस मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें से बताया जा रहा है कि जो 8 लोग थे उसमें से 2 तो शहर के मौलवी ही हैं। दावा सेंटर के संपर्क में 8 लोग थे और भीड़ जुटाने का काम करते थे उमर के लिए। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने धर्मांतरण को लेकर कहा कि जो लोग किसी तरह का लालच देकर धर्मांतरण करवा रहे हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बने। गंभीर किस्म का अपराध है। लालच दे करके, भय दिखा करके, विदेशी फंड ला करके अगर कोई धर्मांतरण का इस प्रकार से कुचक्र कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका खुलासा एटीएस ने किया है, उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके जो साजिश करता है वो पकड़े जा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है। मैं तो पुलिस टीम को बधाई देता हूं, और एक एक अपराधी को खोज निकालना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें यूपी में बर्दाश्त नहीं होंगी। जो इस प्रकार के गलत रास्ते अपनाएगा उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई। जी हां, हिट है योगी का मॉडल, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की तारीफ कर दी है। श्रमिकों के घर वापसी प्लान की तारीफ की सुप्रीम कोर्ट ने। बताया कि किस तरह से 38 लाख मजदूरों को सुरक्षित वापस लाई सरकार। करीब 11 लाख मजदूरों को घर में दिया काम। पहले WHO, नीति आयोग भी योगी सरकार की तारीफ कर चुका है, और योगी मॉडल की लगातार बॉम्बे हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट भी तारीफ कर चुका है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी मॉडल की तारीफ की है। तो योगी सरकार की चौतरफा तारीफ हो रही है। लगातार जिस तरह से पहले लॉकडाउन में श्रमिक वापस अपने घर लौटे थे, तो उनके सामने कोरोना से लड़ने की चुनौती तो सरकार के सामने थी, साथ ही रोजी रोजगार का अवसर मुहैया कराने की भी जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए चुनौती थी। लेकिन योगी सरकार ने कर दिखाया। 10 लाख श्रमिकों को इस दौरान रोजगार दिया, और अब इसकी चौतरफा सराहना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहा है योगी मॉडल को। सुप्रीम कोर्ट ने की योगी सरकार की तारीफ। श्रमिकों की घर वापसी का योगी मॉडल।
सरकार ने रखा श्रमिकों की सुविधा का ध्यान। स्किल मैपिंग को सुप्रीम कोर्ट ने माना बड़ा काम। पिछले साल कोरोना काल के पहले चरण में लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में मजदूर अपने घर लौटे। उस दौरान हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन योगी सरकार ने श्रमिकों की घर वापसी को सुविधाजनक बनाने की पूरी ताकत लगा दी। खुद सीएम योगी ने कहा कि श्रमिकों की सम्मानजनक घर वापसी होनी चाहिए। देश की सर्वोच्च अदालत ने योगी सरकार की तारीफ की है। कोविड के दौरान प्रवासी मजदूरों को लेकर योगी सरकार ने जो प्रबंधन किया था, एक याचिका के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जमकर तारीफ की। कहा उनको रोजगार देने के साथ साथ उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश सरकार ने की। याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश ने अच्छे काम किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी श्रमिकों की घर वापसी के लिए योगी मॉडल की जमकर तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में माना कि योगी सरकार ने श्रमिकों की घर वापसी के लिए बेहतरीन कदम उठाए। कोर्ट ने 2 याचिकाओं को निरस्त करते हुए ये बातें कही। योगी सरकार ने घर वापसी करने वाले श्रमिकों को 1000 रुपए भरण पोषण भत्ता दिया। मजदूरों को मुफ्त राशन किट दी। मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए। श्रमिकों को रोजगार देने की हर संभव कोशिश की गई। कामगार श्रमिक कल्याण आयोग का गठन किया गया। श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई गई। स्किल के मुताबिक रोजगार दिए गए। 12,000 बसों से मजदूरों को घर पहुंचाया गया। रेलवे के सहयोग से 590 श्रमिक रेल चलाई गई। पारदर्शिता के लिए पोर्टल बनाया गया। ये पोर्टल था www.rahat.up.nic.in, जिस पर श्रमिकों की घर वापसी से जुड़ी सभी जानकारी थी। कोर्ट ने कहा कि पोर्टल पर अपलोड डाटा के मुताबिक उस दौरान कुल 37,84,255 श्रमिकों की घर वापसी हुई थी। स्किल मैपिंग के बाद अब 10,44,710 श्रमिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार दिया जा चुका है। कुल मिलाकर कोरोना काल में योगी सरकार की शानदार कोविड मैनेजमेंट की तारीफ चारों तरफ हो रही है। अजीत सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव के नाम पर वापसी के बाद अब 53 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। 22 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इनमें 21 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि इटावा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली। अब बाकी बची 53 सीट पर 3 जुलाई को वोटिंग होगी। फिलहाल 35 जिलों में बीजेपी एसपी में सीधी टक्कर दिख रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जिला अध्यक्ष का जो चुनाव है, उसको सभी सियासी दल विधानसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रही है। अब सबको जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के रिजल्ट का इंतजार है। और जिन 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर है, वो सीटें हम आपको बताते हैं। उनमें लखनऊ, हरदोई, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, बिजनौर, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, अमेठी, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र शामिल हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा कि आज की विघटनकारी रूढ़िवादी नकारात्मक राजनीति सत्ता के विरुद्ध एकजुट, शोषित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, अपमानित, दलित, दमित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, महिला और युवाओं की नई राजनीति जन्म ले रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं, लोकतांत्रिक क्रांति होगी।
और योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि वो मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देख रहे हैं। दरअसल राजभर ने कहा था कि उनके गठबंधन की सरकार बनी तो 5 साल में 5 सीएम और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। देखिए, राजनीति में सपने देखने का सबको अधिकार है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की तरह मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना चाहिए कि जिस तरह से वो कह रहे हैं छोटे छोटे दल मिलाकर। छोटे छोटे दल में असदुद्दीन ओवैसी का भी दल है और उसके साथ सरकार जब वो बनाएंगे तो उनका कहना है 4 मुख्यमंत्री हम बनाएंगे 5 साल में और 20 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे हम 5 साल में। तो मतलब कभी असदुद्दीन ओवैसी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, कभी वो खुद बनेंगे मुख्यमंत्री, कभी और उनके सहयोगियों को बनाएंगे उप मुख्यमंत्री। तो ये छोटे छोटे दल मिला के जो दलदल उन्होंने बनाया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस दलदल में फंसने वाली नहीं है। और मैं उनको सलाह दूंगा कि सपने देखिए, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने। और दरअसल भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयान दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार आती है तो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, साथ ही हर साल 4 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास वोट नहीं है। संजय निषाद जी के बेटे जो वहां गए भीख मांगने, 14% आबादी अकेले निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मजवार तुराहा तुरैया का है। ये अर्कबंसी के साथ आ जाएं, बंजारा के साथ आ जाएं, राजभर के साथ आ जाएं, तो हम इनको जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं, ये हमारे मोर्चे में शामिल हो जाए निषाद पार्टी, तो हम दावा करते हैं कि सरकार एक बार बनेगी, 5 साल चलेगी और 1-1 साल का मुख्यमंत्री बनाएंगे हर जाति को। तो पहले साल हम संजय निषाद को ही बना देंगे, वहां क्या भीख मांग रहे। और देवरिया में गोली मारकर लूट करने वाली गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1 महीने के अंदर ताबड़तोड़ हुई लूट और गोलीकांड की 4 वारदातों में पकड़े गए। दरअसल 1 हफ्ते पहले बदमाशों ने लूट में नाकाम होने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, कारतूस, लूट की चेन, कार और बाइक को बरामद किया है। एसपी ने बताया कि पकड़ा गया एक अभियुक्त कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा था, जबकि दूसरा इंटर का छात्र बताया जा रहा है। में 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं और पकड़े गए अभियुक्तों से लूट का जो चेन थी वो बरामद हुई है। उन्होंने इन घटनाओं का इकबाल करते हुए अपने और 2 साथियों का नाम बताया है। साथ ही एक घटना जुआ के जो फाइनेंसर हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण होना बताया गया है। जिस व्यक्ति ने इन लोगों को पैसा देकर के इनसे घटना कराया था, उस अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है और इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और शाहजहांपुर में जलालाबाद में चक चंद्र स्नेह गांव में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में पड़ोसी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि पड़ोसी ने प्रॉपर्टी पाने की चाहत में अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मां बेटे की हत्या कर दी। बता दें कि 12 मई को मां बेटे के शव घर में पड़े मिले थे। हत्यारों ने सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दोनों की हत्या की थी। प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है। एक भूपेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जो उनके पास में ही रहते थे, उनके रिश्तेदारी में भी लगते हैं। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जो मृतक था उसके नाम प्रॉपर्टी थी और कोई था नहीं उसके पास। इस लालच में इन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया था। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, आला कत्ल बरामद किया है, तो जेल भेजा गया। और ब्रेक के बाद खबर झांसी से लेते हैं, जहां पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण ट्रक जो थी वो डिवाइडर से जा टकराई और हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई। ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। झांसी कानपुर नेशनल हाईवे की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद आग की गोली में तब्दील हो गई। और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली का ये पूरा मामला है, जहां पर फर्श बाजार इलाके में आग लगी। भीकम सिंह कॉलोनी में सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लगी। हालांकि दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई है और अब पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। 5 लोगों को आग से बाहर निकाल लिया गया, जबकि 4 की इसमें मौत बताई जा रही है और 1 का इस वक्त इलाज चल रहा है।
और कानपुर का बहुचर्चित बिकरू कांड, खुशी दुबे की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जेल में सेहत खराब होने का हवाला देकर जमानत के लिए अर्जी डाली गई है। जमानत पर रिहा किए जाने की अपील खुशी दुबे ने की है। हम आपको बता दें कि शार्प शूटर अमर दुबे की पत्नी है खुशी दुबे। शादी के 9 दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, कितने बजे है सुनवाई? देखिए, ये लंच के बाद इस मामले की सुनवाई होनी है और इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट आज खुशी दुबे की जमानत अर्जी पर फैसला लेगी, क्योंकि पिछली बार सुनवाई नहीं हो पाई थी और सुनवाई टल गई थी। और इस बार जो दलील दी गई है खुशी दुबे की वकील की ओर से, उसमें कहा गया है कि खुशी दुबे जेल में बंद है और वो निर्दोष है और उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस पूरे कांड में, और सेहत का हवाला देकर जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की गई है। और जनवरी में ये जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिकरू कांड का शार्प शूटर जो अमर दुबे था उसकी पत्नी है और शादी के 9 दिन बाद ही पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस इनकाउंटर में अमर दुबे मारा गया था। और ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।